I stand here, as I said, I'm Dr. Arvind Kumar, but I'm not a doctor who can cure anything. So I'm a social doctor. So I have a solution to, we seek solution to social problem. ज़्यादातर डॉक्टर्स बैठे हैं या हॉस्पिटल के जो भी अ, समझिए कर्मचारी और अक्सर अ, यहाँ भी एक डिस्क्रिमिनेशन इस तरीके से होता है जब बाकी कर्मचारियों को लगता है कि जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी डॉक्टर अंबेडकर कहते थे वो ग्रेडेड इनइक्वालिटी कास्ट के नाम पर तो है ही, ऑक्यूपेशन के भी नाम पर है, रीजन के भी नाम पर है और तमाम तरीके से हम उसके विक्टिम होते हैं. So when Dr. Kapil requested me to write an abstract for what I would speak today, it was very difficult. तो मैंने सोचा कि अक्सर जो यूनिवर्सिटी में सोशल साइंसेस में हम जिस भाषा में बात करते हैं, जैसे हम उनसे वार्तालाप करते हैं, वो मैं एक टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में, मेडिकल इंस्टीट्यूशन, वो भी हिंदुस्तान का जो सबसे बढ़िया मेडिकल इंस्टीट्यूशन है जिसने अपना नाम बनाया है, उससे मैं किस भाषा में वार्तालाप करूं. और भाषा से मतलब यहाँ हिंदी अंग्रेजी नहीं है. The language that you communicate into and the language what we communicate into are extremely different. मैं उदाहरण के तौर पर इसलिए मैं सोचा कि आपसे वार्तालाप करने के लिए मैंने उसको थियराइज किया कि सोशल जस्टिस पर यदि हम बात करेंगे, सामाजिक न्याय पर यदि हम बात करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे जैसे जो साइंस के स्टूडेंट होंगे. और मैंने 10वीं तक ही साइंस, 12वीं तक पढ़ी जबरदस्ती, तो क्योंकि गाइडेंस वाले लोग नहीं थे. तो मोटर नर्व और सेंसरी नर्व, तो सेंसरी नर्व से जो इंफॉर्मेशन दिमाग तक आता है और मोटर नर्व से जो दिमाग से ऑर्गन तक आता है. कास्ट को यदि हम देखें तो कास्ट का जो पूरा जो एक थियरी है, प्रोफेसर वर्जीनियस खाखा जा चुके हैं, लेकिन आप सब जानते होंगे इस थियरी को. जैसा खन्ना ने बोला, आप मानिए मत, पर ये थियरी है, ये तो वेद में ही लिखा है. सो टेक्सचुअली इट इज करेक्ट दैट सम पीपल आर क्रिएटेड फ्रॉम हियर, द ग्रेट पुरुषा कॉल्ड ब्रह्मा, उनके सर से कुछ लोग पैदा हुए. अब पेरियार को पढ़ेंगे तो फिर बहुत मजा आएगा, और फूले को भी पढ़ लेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि आप सब डॉक्टर हैं. हमारे सर में तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता. अभी बिहार के मुख्यमंत्री ने कुछ कह दिया तो बड़ा हंगामा बरप गया, लेकिन सच तो कड़वा थोड़ा लगता है और हमें आदत नहीं है सच बचाने की. तो वो जो थियरी है कि कोई यहां से पैदा हुआ और कोई यहां से पैदा हुआ और कोई जांग से पैदा हुआ और कोई पैर से पैदा हुआ, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट दिस इंस्टीट्यूशन. और अभी आपके डायरेक्टर श्रीनिवास साहब नहीं है, पर अगर वो होते तो, या आप में से कोई ये खबर उन तक पहुंचाइएगा कि मुझे खुशी है कि वो शायद यहां से नहीं पैदा हुए तो भी वो यहाँ एम्स के यहाँ पर बैठे हुए. So what I theorized in terms of communicating with you is the bodyscape and the mindscape. तो ये उदाहरण से समझिए कि आपके डायरेक्टर साहब भी अगर माइंडस्केप हैं, तो क्या ये इंस्टीट्यूशन चल सकता है बिना बॉडीस्केप के? अगर मॉर्चुरी के स्टाफ 4 दिन तक हड़ताल पर चले जाएं, आपके सैनिटेशन के स्टाफ 10 दिन के लिए हड़ताल पर चले जाएं, और हम सबको पता है कि आपके मॉर्चुरी में, आपके सैनिटेशन में झाड़ू लगाने वाले, पोछा लगाने वाले, साफ करने वाले नर्सिंग स्टाफ कौन सी जाति से आते हैं और वो कहां से पैदा होते हैं. मैं जब एम्स पहली बार देखा, मैं वेंकटेश्वर कॉलेज में पढ़ता था, उसमें ये फ्लाईओवर नहीं होता था. तो हम अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में डिबेट, वाद विवाद प्रतियोगिता में भाषण देने के लिए जाते थे. उसी से कुछ सीखा, तो अभी प्रोफेशन भी वैसा मिल गया. आपका फेस्टिवल होता है पल्स, अगर कुछ स्टूडेंट्स यहाँ हैं, तो उस दौर में भी जो भाषण प्रतियोगिता, और हम तब मतलब इतना व्हाट्सएप वगैरह तो था नहीं, तो अपने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर जो चिपका होता था, नोटिस बोर्ड देखकर कि आज प्राइज जीतने का कहाँ चांस है,
तो लेडी श्री राम कॉलेज भी पास होता था, तो इधर से गुजरते हुए चलो यहाँ भी डिबेट में पार्टिसिपेट कर लेते हैं। यू नो द मोस्ट पॉपुलर, मैं बिल्कुल पन इंटेंडेड पॉपुलर शब्द कह रहा हूं, भाषण प्रतियोगिता का अक्सर मैं लेट 90s अर्ली 2000 की बात कर रहा हूं, कॉलेजेस में जो भाषण प्रतियोगिता का जो टाइटल होता था, जो टॉपिक होता था, वो अक्सर ऐसा होता था कि रिजर्वेशन सिस्टम, द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन इज अ कॉम्प्रोमाइज ऑन मेरिट। हिंदी में तर्जुमा कर दूं कि आरक्षण की प्रणाली जो है वो तथाकथित मेरिट को मेरिट ही कहेंगे हम, उसके साथ एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज है। अब फिर से आपकी भाषा में मैं कहता हूं, यदि कैंसर होता है तो आप कीमोथेरेपी करते हैं, यदि कट होता है तो उसमें सिंपल मरहम लगाते हैं, सोफ्रामाइसिन याद है बचपन से, गिर जाते थे तो कट होता था। अगर हम गिरते हैं और चोट लगता है तो हम कीमोथेरेपी क्यों नहीं करते हैं? तो जो बीमारी है, बीमारी जिस वजह से है, इलाज भी उसी वजह से होगा। Therefore, when we talk about, and till now I have not been able to tell you the exact topic which I intended to speak today, is Peria and the unfinished agenda of, and the agenda of unfinished social justice. Meaning what? This goes on. This is a process. एक इवेंट से नहीं हो सकता। तो सोशल इनजस्टिस है तो सोशल जस्टिस की जरूरत है, और जब तक सोशल इनजस्टिस रहेगा तब तक सोशल जस्टिस के नारे लगाने पड़ेंगे, तब तक सोशल जस्टिस के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग बैटल। मैंने केवल आपको उस डिबेट के टॉपिक बताया। उस समय जो टेलीविजन चैनल पर जो रिजर्वेशन के बहस होते थे, पता है उसमें क्या बोला जाता था? और मैं अभी बोला कि एम्स के सामने जब मैं पहली बार आया था तो यहाँ फ्लाईओवर नहीं था, लेकिन उस दौरान जो टेलीविजन, इतना टेलीविजन नहीं था तब, पर जितने भी चैनल्स थे उस पर जो डिबेट चलता था रिजर्वेशन पर, अक्सर स्पीकर ये कहते थे कि रिजर्वेशन वाले डॉक्टर बनेंगे तो कांटा और छुरी और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स ऑपरेशन के दौरान पेट में छोड़ देंगे। रिजर्वेशन वाले इंजीनियर जब पुल और फ्लाईओवर बनाएंगे वो जल्दी गिर जाएंगे। आई होप यू वुड अग्री। अभी हाल में ही एक रिजर्वेशन आया, 10% रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस। आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, हम सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली उसमें दिक्कत थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड कर दिया है तो मानना पड़ेगा। पर सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा जाता, उसके पहले भी मैंने सपोर्ट किया था, और मैं बताता हूं मैं अपना लॉजिक कि क्यों मैंने सपोर्ट किया था। मैंने इसलिए सपोर्ट किया था कि द रिजर्वेशन सिस्टम हैज टू बी डी-स्टिग्मेटाइज्ड, क्योंकि रिजर्वेशन सिस्टम के साथ एक स्टिग्मा बना हुआ है कि ये कोटे वाले हैं, ये सरकारी दामाद हैं, और न जाने मैं और घटिया बातों का इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि मैं उस मानसिकता से नहीं हूं। लेकिन मैंने ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को सपोर्ट किया ये कहते हुए कि ये रिजर्वेशन सिस्टम को डिस्टिग्मेटाइज करेगा। बट आई एम सॉरी टू से दैट नन ऑफ द सवर्णा स्कॉलर, वन एक्सेप्शन आई थिंक सतीश देशपांडे, वर्जिनियस खाका के डिपार्टमेंट में पढ़ाते थे, he wrote that it is unconstitutional because reservation systems is an exception. Yes, so reservation system is not a poverty elimination program. ये गरीबी उन्मूलन का कोई प्रोग्राम नहीं है, ये एम्पावरमेंट का प्रोग्राम है, ये क्लेम का प्रोग्राम है।
ये समाज को और बेहतर बनाने का प्रोग्राम है, बिकॉज यू कैन नॉट हैव सोशल फ्रेटर्निटी अनलेस यू एड्रेस द सोशल इनइक्वालिटी। अब यदि आप देखें कास्ट, एफिशिएंसी और मेरिट, इन तीन शब्दों का जो ताना बाना है, जो लोग अक्सर कहते हैं। अब एक और देश पांडे है स्कॉलर, अश्विनी देश पांडे, शायद उनकी बहन ही, उन्होंने बड़ा रिसर्च करके ये प्रूव कर दिया, रेलवे का शायद उन्होंने केस स्टडी लिया और ये दिखा दिया कि रिजर्वेशन सिस्टम से भी आने वाले लोग उतनी ही एफिशिएंसी से काम करते हैं। क्योंकि अगर आप लोग भी लैब में टेस्ट करते होंगे कि भाई कोई बीमारी है, उस पर कोई दवा देना है, ये दवा ठीक काम करता है कि नहीं करता है, अगर नहीं करता है तो फिर आप उसको विड्रॉ करते हैं। दिस सिंपल ट्रायल, हिट एंड ट्रायल। उन्होंने ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को ये कर दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। पता नहीं प्रोफेसर सराय साहब भी अब चले गए, वो कह रहे थे कि जब 80s से वो आंदोलन सोशल जस्टिस का लड़ रहे थे तो एम्स का क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज हुआ, एम्स की क्वालिटी क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज हुई, यदि आप सचमुच में 40% या उससे ऊपर फैकल्टी में रिजर्वेशन ले आए थे। So what I'm intending to ask, and Kanna, I do not know if you would remember when we were in JNU, we were almost contemporary. When in 2000 I came to JNU, there were some students wearing a sweatshirt. उस पर लिखा था what JNU thinks today, India will think tomorrow. Bullshit. ये अपनी पीठ थपथपाने वाली बात है। So in terms of implementing social justice, I would congratulate AIIMS कि आपने जो 40% कर लिया वो 4% नहीं कर पाए। अब मैं अपनी बात बोलूंगा तो कुछ लोगों को लग सकता है ये अपना रोना रो रहा है। I teach in Jamia Millia Islamia University, which is again a central university. अभी NIRF रैंकिंग में भी नंबर 2 पर JNU और नंबर 3 पर जामिया है। But I am teaching on an open seat. I appeared, after having taught 10 years in Jamia, I appeared on a OBC seat in JNU, where only one candidate was shortlisted, that was me, and I was found not suitable. अब बताइए कि जिस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में, एमए के एंट्रेंस में कुछ 10वां या 11वां रैंक था मेरा, तब मैं सुटेबल था। एमफिल के एंट्रेंस में मैं टॉपर था, उसको ऑल इंडिया एंट्रेंस ही कहेंगे। आई वॉज फर्स्ट रैंक, तब मैं सुटेबल था। जहां से मैंने पीएचडी की और डॉक्टरेट की डिग्री ली, तब मैं सुटेबल था। जामिया ने मुझे ओपन सीट में, क्योंकि मैं अगर ओबीसी में ही कंटेस्ट करता तो तब तो कैंडिडेट ही नहीं। Therefore I said it's a long journey. अब जो मैंने बोला कि मेरा टॉपिक है पेरियार, मैं थोड़ा कम इसलिए बोल रहा हूं कि अजीत क्योंकि पेरियार लैंड से आते हैं, अजीत पेरियार से मुझसे बेहतर एक्सपोज्ड है, तो ये और डबल चैलेंज है। और मैं भी पेरियार को पढ़ रहा हूं तो वो साझा तो करना बनता है। तो मैं वो जो स्वेटशर्ट वाली बात कह रहा था कि जेएनयू वाले को ये लगता था कि हम बहुत आगे सोच रहे हैं, जस्टिस वेणुगोपाल पेरियार के बारे में क्या लिखते हैं वो मैं पढ़ना चाहता हूं। एक वेणुगोपाल साहब आपके यहाँ भी थे, हमें जानते हैं, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। वो कहते हैं, इट इज प्रोवर्बियल, आई रीड फ्रॉम जस्टिस वेणुगोपाल, it is proverbial that world's great men have not commonly been scholars, nor its great scholars great men, vice versa. Periyar was not a scholar. In fact, he had very little schooling, but he was a great man.
an original thinker and had a vision, which can see through the mist of time and point his unerring fingers towards what the country needs for the future. But people tried to bite his finger instead of looking at the direction he was pointing out. He could pierce the curtain of the future, visualize and give shape to the mysteries still in the womb of time. His thinking was far ahead of his times, and he was a standing example of the well known dictum what he thinks today, the country will think tomorrow. पेरियार साहब ने जो सोशल जस्टिस सेल्फ रिस्पेक्ट से शुरू करके सोशल जस्टिस मतलब खासकर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तक की लड़ाई जो 69% आरक्षण तमिलनाडु में है, आज वो बिहार में सोचा 2023। अभी भी वो लोग डरे हुए हैं, क्योंकि मैं उसी राज्य से आता हूं तो मैं बताता हूं कि यार कहीं सुप्रीम कोर्ट में ये ना फंस जाए। और मैं आपको यहां से बड़े तसल्ली से कह रहा हूं, फंस ही सकता है, क्योंकि जुडिशियरी अब ईडब्ल्यूएस का ही देखिए 2-1। अरे फुटबॉल मैच चल रहा है क्या? 3 जजेस हैं और 2 को लगा ठीक है, 1 को लगा नहीं है। आप ये सोचिए कितनी बड़ी जमात की जिंदगियां और कितने जनरेशन के लोगों का फ्यूचर तय कर रहे हो आप। और जैसा कि मैं पहले ही बोल दिया हूं, तो आपको डबल स्टैंडर्ड ना लगे कि आई सपोर्टेड ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, बट आई एम सेइंग कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यदि है तो सारे इकोनॉमिकली, सारे जाति में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो उनको कंटेस्ट करने दो। लेकिन चतुराई देखिए, EWS does not mention that it is for some specific caste groups। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, ये बतलाने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं कि वो 10% रिजर्वेशन किस 5 से 10% लोगों के लिए है। अब उलट कर देखिए कि वो जो 50% जो बड़ा मतलब मुझे अच्छा लगा कि यहाँ 40% तक आप लोग पहुंच गए हैं। मुझे ये बताइए कि जो 60% है उसमें जो लोग हैं वो कितने प्रतिशत लोग? Ajit just mentioned that UNESCO declared Periyar as the Socrates of the South Asia। अब आप सोचिए कि इस देश में फिलोसोफर इन जातियों में पैदा हो सकते हैं क्या? अब आज पलट कर देखिए, सारे भारत रत्न को उठाकर देखिए, और एक का तो नाम मैं कह ही दूंगा यहां पर से, जिनके लिए हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, राधा कृष्णन साहब। अब गूगल कीजिए, उनकी डॉक्टरेट देखिए, और ढेर सारी बातें हैं, उतना वक्त नहीं है उन पर जाया करने के लिए। लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं, देश जाग रहा है, और अब सावित्री बाई फुले और फातिमा शेख, इन लोगों के जन्मदिन पर ये देश शिक्षक दिवस मनाने लगेगा। क्योंकि सचमुच में उन लोगों को शिक्षा दी जो आपके शास्त्रों ने, जो आपके वेदों ने कहा कि इनको पढ़ने मत देना, ये कुछ सुन ले तो इनके कानों में शीशा डाल देना। और ये कोई मनगढ़ंत बातें मैं नहीं कह रहा। सवाल है कि बराबरी आएगी कैसे? संविधान तो कह दिया हम सब बराबर हैं। प्रोफेसर खाखा ने भी बोला वी आर इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ। पर लॉ बनाने वाले और उससे इंपॉर्टेंट लॉ मतलब जिसको कहते हैं जस्टिस डिलीवर करने वाले, वो कौन है? और इन कैंपसेस में जो द्रोणाचार्य हैं, जिनके अर्जुन पहले से ही फिक्स्ड हैं, हम एकलव्यों को न्याय कैसे मिलेगा?
मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? आई एम रीडिंग फ्रॉम कमीशन रिपोर्ट। भारत सरकार ने दो कमीशन बनाए। पहला तो काका कालेलकर के नाम पर, उसका कुछ हुआ नहीं। जो दूसरी कमीशन बनी, मंडल कमीशन, जिनको हम सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन कहते हैं, उसमें से मैं एक कहानी पढ़ता हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं जामिया में पढ़ाना शुरू किया तो मुझे लगा इस एस्पेक्ट पे बहुत काम नहीं हुआ है, तो लाइब्रेरीज में ढूंढा जाए। यू वुड बी सरप्राइज्ड, इट वाज अराउंड 2011-12 that this commission report was not available in a single university in the national capital of India. अब है, मेरा मानना है डिजिटाइजेशन से बहुत डेमोक्रेटाइजेशन अब है, लेकिन जब मैं ढूंढ रहा था तो नहीं था। अब मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। एक कहानी है उसमें, and I quote, Mohan comes from a fairly well-off middle-class family, and both his parents are well educated. He attends one of the good public schools in the city, which provides a wide range of extracurricular activities. At home, he has a separate room for himself and is assisted in his studies by both his parents. There is a television and radio set in the house, and his father subscribes to a number of magazines. In the choice of his studies and finally his career, he is continuously guided by his parents and teachers. As I just mentioned, I was not guided there for unnecessarily. I took sciences for my 12th, 11th, 12th. Coming back to the story. Most of his friends are from similar background, and he is fully aware of the nature of highly competitive world in which he will have to carve a suitable place for himself. Some of his relatives are fairly influential people, and on them they can bank on for right sort of recommendation or push at the right moment. On the other hand, there is Lallu. अब देखिए, मोहन और लल्लू नाम से ही, और ये सच कहानी है या अगर इमेजिनेटिव कहानी भी है तो इसका एसेंस समझिए। On the other hand, लल्लू इज अ विलेज बॉय। अब इक्का दुक्का लल्लू होते हैं जो लालू बन जाते हैं, पर ज्यादातर लल्लू अपने गांव में रह जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं इस स्टेज से कि लल्लू से कोई लालू बन भी जाएगा, उसको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर मेंबरशिप नहीं देता है। He was a cabinet minister of India, and there was this lobby of minuscule minority of the bureaucrats and academicians and whatnot. They did not deem fit to give membership to Lalu sir when he was cabinet minister. फिर से लल्लू की कहानी पर चलते हैं। His backward parents occupy a low social position in the village caste hierarchy. His father owns 4-acre plot of agricultural land. Both his parents are illiterate, and his family of 8 lives huddled in 2-room hut. Whereas a primary school is located in his village, for his high school, he has to walk a distance of nearly 3 kilometers both ways. Keen on pursuing higher studies, he persuaded his parents to send him to an uncle at Tehsil headquarters. He never received any guidance regarding the course of studies to be followed or a career to be chosen. Most of his parents did not study beyond middle school level. He was never exposed to any stimulating cultural environment and completed his college education
His pronunciation is poor, his manners awkward, and he lacks self-confidence. हमारे जो इंस्टीट्यूशंस में इनइक्वालिटी क्रिएट हो रही है, जो हम बचपन से कर देते हैं. I remember one of my professor in JNU says, so how many students do you have from Stephens and LSR? I remember during my days, we had about half a dozen from LSR. That's the lingua, standard lingua जो इस देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में चलते हैं. ये कैसे तय होता था कि किसी खास कॉलेज से 6, 8 और 10 लोग ऑल इंडिया एंट्रेंस में किसी खास यूनिवर्सिटी में चले जाते. So what I think we need to explore the muds of inequality, because we have made them undignified. प्रोफेसर कांचा इलाया कहते हैं कि जितना फर्टिलिटी का जो कुछ भी है, हम कैसे पैदा होते हैं? जब हमारी माएं मेंस्ट्रुअल साइकिल में होती, आपने उसको अपवित्र कर दिया, महिला को अपवित्र कर दिया. मैं पेरियार पर भाषण दे रहा हूं तो मैं नहीं चाहूंगा कि ये कहूं कि महिलाओं को मंदिर जाने दो. अच्छा ही किया, इसी बहाने आपको मंदिर नहीं जाने दिया. पर आप सोचो, and therefore I time and again say that when Dr. Ambedkar led a temple entry movement, he did not want his people to be actually worshipping the God. What he wanted to show them कि देखो तुम्हारी औकात क्या है इस धर्म. तो इस देश की महिलाओं को ये समझना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आप फर्टाइल होते हो और आप बच्चे जन्मते हो, जिससे ह्यूमैनिटी चलती है, उसको ये इम्प्योर मानते हैं. मैंने जहां से बात शुरू की थी कि मॉर्चुरी में जो लोग हैं, जो सफाई कर्मचारी के लोग हैं, वो आपके इंस्टीट्यूशंस को चलाते हैं, उनके सारे वर्क को आप अनडिग्निफाइड मानते हो. और फिर जो जाति के नाम है जिस पर पेरियार साहब ने ये काम किया, क्यों कोई वेस्टर्नर अपने नाम के साथ टिलर लगाता है? तो वो खेत जोतता है और खेत जोतना कोई बुरी बात नहीं है. क्यों हैरी पॉटर पॉटर है? क्योंकि शायद उसके पिताजी बहुत अच्छा घड़ा बनाते थे, और ये कोई अनडिग्निफाइड बात नहीं है. इसीलिए कंचा साहब ने अपने नाम में शेफर्ड जोड़ दिया. पर मैं आपको बताऊं कि इस देश में जो इनइक्वालिटी का प्रोसेस है, और आप डॉक्टर्स को खासकर ये हिदायत है कि बीमारी को ठीक से पकड़िए, क्योंकि बीमारी हमारे आसपास है. अंतिम बात ये कहते हुए, एम्स के ही संदर्भ में 2006-07 में मैं दूसरी बार एम्स आया, जब एनडीटीवी का बहस था रिजर्वेशन को लेकर, और साथ में यहाँ देखा खूब सारी यूथ फॉर इक्वालिटी. असल में वो यूथ फॉर इनइक्वालिटी थे, क्योंकि अगर वो सचमुच में यूथ फॉर इक्वालिटी होते तो वो ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन का भी खिलाफ करते. मन में खोट है, ध्यान से समझिए. वो यूथ फॉर इनइक्वालिटी थे, और वो सब अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में है, जितने यूथ फॉर इक्वालिटी वाले लोग हमारे जमाने के थे. तब मैं दूसरी बार आया था एम्स, इलाज कराने तो बीच बीच में आया, किसी सोशल पर्पस से जब आया तब बात कर रहा हूँ. एक मैंने बोला इसी ऑडिटोरियम में डिबेट में पार्टिसिपेट करने, दूसरा मैंने बोला जब यहाँ यूथ फॉर इक्वालिटी के लड़के और लड़कियां झाड़ू और बुक पॉलिश करते हुए प्रोटेस्ट कर रहे थे. क्या मतलब था इस प्रोटेस्ट का? इस प्रोटेस्ट का मतलब था कि यदि ऐसा रिजर्वेशन आया जिसको हम मंडल 2 के नाम से जानते हैं, तो इस देश में झाड़ू लगाने वाला, इस देश में जूता पॉलिश करने वाले के बच्चे एम्स में पढ़ने आएंगे, और हमें
जो दूसरी बात है जो आपको सब लोग नहीं बताएंगे, और हमें झाड़ू लगाना पड़ेगा और बूट पॉलिश करना पड़ेगा। एक जेएनयू के ही हिंदी के बड़े विद्वान प्रोफेसर, अब नहीं रहे, प्रोफेसर नामवर सिंह, उत्तर प्रदेश की किसी गोष्ठी में कम्युनिस्ट थे, खूब जिंदगी सोशल जस्टिस की बातें, लंबी लंबी बातें। एक गोष्ठी में उनसे रहा नहीं गया, बोल दिया जो दिल में था, जवां पर आ ही गई कि ऐसे ही यदि रिजर्वेशन चलता रहा तो ब्राह्मणों और ठाकुरों के पेटों को हल जोतना पड़ेगा। उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। तो एम्स का प्रोटेस्ट भी मैंने बता दिया, उसका मतलब क्या था। मंडल 1 चलते हैं इसी दिल्ली शहर में जहां वर्जीनियस खाका पढ़ाते थे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। वहां एक से एक महान सोशियोलॉजिस्ट थे, उसमें एक श्रीनिवास साहब भी थे, आपके डायरेक्टर का भी नाम श्रीनिवास है, एमएन श्रीनिवास, जानते हो उनकी थ्योरी ने जितना काम, थ्योरी क्यों होता है, सिद्धांत का क्या काम होता है, सिद्धांत तो लिबरेशन की बात करता है। उनकी जो दोनों थ्योरी है, मुझे लगता है कि संस्कृताइजेशन की और डोमिनेंट कास्ट वाली, दोनों ही फेल्ड थ्योरी। इस दोनों थ्योरी ने जितना अच्छा काम लिबरेशन का काम करना, उससे उल्टा काम किया। क्यों? क्योंकि शायद उन्हीं की थ्योरी ये बताती है कि लोअर कास्ट इमिटेट्स द अपर कास्ट। दुनिया में और कहीं नहीं होता है। डू द ब्लैक्स इमिटेट द व्हाइट्स? डू फीमेल इमिटेट्स मेल? Where the hell in this world the oppressed imitates their masters or the oppressor? वो तो उसकी खिलाफत करते हैं। तो ये जनेऊ आंदोलन जो था वो प्रोटेस्ट था, संस्कृताइजेशन नहीं था। और किसी भी थ्योरी का कंसेप्ट जब आप कहते हो तो उसमें जो रूट वर्ड है, जैसे मान लीजिए संस्कृत ही है, तो कितने लोग संस्कृत बोलते थे किसी जमाने में और इसी जमाने में भी। और संस्कृत से संस्कृताइजेशन की थ्योरी का क्या सिमेंटिक्स रिलेशनशिप है, हमने कभी सोचा है? हम कह दिया संस्कृताइजेशन, द लोअर कास्ट आर इमिटेटिंग अपर कास्ट। वो तो ऐसे ही, मतलब गुलामगिरी कब लिखा फूले ने? हम तो गुलाम हैं, और हम उसी गुलामी की दास्ता की मानसिकता से सचमुच में इमिटेट करते हैं कि क्या पता हम सेक्रेट थ्रेड पढ़ लेंगे तो हमें लिबरेशन मिल जाएगा। सेक्रेट थ्रेड अगर डाल लेंगे तो हाउ मेनी, यू टेल मी empirically in this country, the Sudras who have worn sacred thread and they have become Kshatriyas. जाति बदलती है क्या? जाति तो जाति ही नहीं, मरने के बाद भी नहीं। I am very saddened by saying this. Rohit Vemula, when lost his life, and this is the last point that I'm saying. Are we wrapping up? Yes, the last point. And this happened in Delhi University. I'll link this to examples and we'll wrap up. Uma Chakrabarti, a Savarna woman, professor, लिखा उन्होंने मंडल आंदोलन के दौरान कुछ लड़कियां दिल्ली यूनिवर्सिटी के एलिट कॉलेजेस से प्रोटेस्ट कर रही थी, एक बैनर के साथ घूम रही थी, उस बैनर पर लिखा था वी डू नॉट वांट अनएम्प्लॉयड हस्बैंड्स। क्या मतलब हुआ? दो बातें कह रही थी कि अब रिजर्वेशन आ गया तो हमारे होने वाले पति जो है, प्रोबेबल हस्बैंड्स, हमारे जो होने वाले पति हैं वो बेरोजगार रह जाएंगे। और दूसरा कि एससी एसटी ओबीसी के लोग यदि आईएएस आईपीएस तथा कथित बड़े एलिट सर्विसेज में चले भी जाएंगे तो वे हमारे प्रोबेबल हस्बैंड्स नहीं हो सकते। That's the reality, my friends, and the last point I was saying about Rohit Vemula, and that's the social action I would urge, क्योंकि अभी हाल में भी एम्स में एक बच्चे ने सुसाइड किया। एक कमिटी ने रिकमेंड किया था और बाद में रोहित के गुजर जाने के बाद इसकी बड़ी जरूरत महसूस है इस देश में कि रोहित एक्ट टाइप का कुछ एक्ट बने, क्योंकि
जब रोहित गुजर गए उसके बाद भारत सरकार ने एक कमिटी बनाई ये प्रूफ करने के लिए उसकी मां दलित है लेकिन उसका बाप दलित नहीं है, तो इसका मतलब जेंडर से आपकी कास्ट चल रही है। तो मुझे लगता है ये कास्ट और जेंडर के इंटर रिलेशनशिप को भी थोड़ा सा और गहराई से देखने की जरूरत है, एंड विद दिस वी कैन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ सोशल जस्टिस।